हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज जिस टॉपिक के बारे में छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दे के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो 13 मई से ही जुड़ा हुआ है। 13 मई का यूँ तो एक बहुत दूसरी तरह का भी इतिहास रहा है। जब हमने पिछली बार परमाणु कार्यक्रम की बात की थी पिछली वीडियो में, और मैंने बताया था कि भारत ने 11 मई के दिन परमाणु परीक्षण किया था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत भी अब परमाणु संपन्न राष्ट्र है। ये 11 मई 1998 की कहानी थी। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि 13 मई को भी भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे। जैसे ही 11 मई को भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया ने भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही थी और भारत को भी कई लेवल पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन चौतरफा दबाव के बाद भी 11 मई को जो घोषणा की गई थी कि हाँ, हम अब परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गए हैं, 13 मई के दिन भारत ने इन सब बातों की परवाह न करते हुए 2 और परमाणु परीक्षण किए। तो ये 13 मई की तारीख एक भारत के परमाणु परीक्षण जो 13 मई को दूसरी बार किया गया, 11 और 13 मई को इतिहास में ये तारीख हमेशा गवाह रहेगी। और दूसरी ऐतिहासिक तारीख और ऐतिहासिक साल 13 मई 1952, जब आजाद भारत की पहली संसद का सत्र बुलाया गया। ये तारीख थी 13 मई 1952। ठीक उसके बाद जब भारत में आम चुनाव हुए थे। भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगभग 45% मतों के साथ इस चुनाव में जीत हासिल की थी और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और इस चुनाव में जीत के साथ ही लोकसभा का गठन हुआ और साथ ही साथ राज्यसभा का गठन हुआ। लेकिन कई मर्तबा हम सबको ये कंफ्यूजन होता है कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, असल में इनके कार्य क्या है, या ये बनाए क्यों गए और बनाए कब गए और इसके पीछे पर्पस क्या था। तो ये बड़े साधारण तरीके से मैं आपको आज के दिन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला सत्र, संसद का पहला सत्र बुलाया गया। इस संसद के पहले सत्र में लोकसभा का सत्र भी शामिल रहा और राज्यसभा का सत्र भी शामिल रहा। भारतीय संविधान के मुताबिक संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं। उनमें से राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, ये उच्च सदन कहलाता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। अब ये लोकसभा या राज्यसभा ये चली कब से आ रही है? जब से लोगों ने चुनना शुरू किया होगा, लोगों ने दूसरों को अपने ऊपर प्रशासन करने के लिए चुना होगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में द्विसदनात्मक विधायिका की बात कही गई। तब तक एक सदन हुआ करता था जिसमें एक तरीके से मंत्रिमंडलीय लोग होते थे। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसके माध्यम से राज्यसभा, हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स इस शब्द की चर्चा हुई और 1921 में ये प्रत्यक्ष तौर पर आया। हाउस ऑफ स्टेट्स या दूसरा सदन की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? आजादी के बाद 1947 से लेकर 1950 तक एक केंद्रीय विधानमंडल का भी अस्तित्व में था और आम चुनाव के बाद, प्रथम आम चुनाव के बाद जाहिर सी बात है एक मंत्रिमंडल बना होगा। जिस पार्टी ने सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव में जीत हासिल की और सरकार बनाई और इस सरकार में चुने हुए सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वो लोकसभा के सदस्य कहलाए थे, यानी कि एक तरीके से कार्यकारी परिषद हो गई जिनको काम करना है और जनता ने जिनको प्रत्यक्ष तौर पर चुना वो लोकसभा सदस्य कहलाते हैं, जिनको जनता वोट देती है। लेकिन राज्यसभा उच्च सदन क्यों कहलाता है या इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारत जैसे इतने विशाल देश में, इतनी विविधता वाले देश में अकेले एक सदन से जिनको प्रत्यक्ष तौर पर चुना
उनके भरोसे बैठना थोड़ा कठिनाई महसूस हुई उन लोगों को जिन्होंने संविधान बनाया। और संविधान सभा की जो बैठकें हुई, उन बैठकों में जो डिस्कशन हुआ, वहां फाइनली ये क्लियर हो गया कि भारत देश को कम से कम 2 सदनों की आवश्यकता है। एक तो वो सदन जो कार्यकारी सदन कहलाएगा, एक दूसरा वो सदन जो एक तरीके से राज्यों का हक केंद्र के समक्ष रखेगा, कि राज्यों के हक की बात करेगा, ये सदन कहलाएगा राज्यसभा। लेकिन धन विधेयक या मुख्य तौर पर जो काम होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। लेकिन जब आप किसी देश पर आपातकालीन स्थितियां लागू करने की बात करें या संविधान में संशोधन करने की बात करें तो आपको इस विधेयक को राज्यसभा में पारित ही करना पड़ता है। तो राज्यसभा एक सीनियर पर्सन हो गया, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट हो गया कि हाई कोर्ट के किसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण किया जा सकता है। तो राज्यसभा का अस्तित्व ही एक तरीके से पुनरीक्षण सदन के तौर पर हुआ। तो राज्यसभा 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला संसद का सदन बुलाया गया, अधिवेशन बुलाया गया। और इसके पीछे की कहानी 3 अप्रैल 1952, ये डेट स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में 3 अप्रैल 1952 के दिन राज्यसभा का स्थापना हुई। 3 अप्रैल 1952 के दिन राज्यसभा का गठन हुआ। अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 233 मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। लेकिन इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, मतलब जनता इनको नहीं चुनती। इनका निर्वाचन जो होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। हर राज्य के लिए अलग राज्यसभा सीट निर्धारित है और हर राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं में के चुने हुए निर्वाचित विधायक इस प्रणाली में भाग लेते हैं। तो राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो इसकी आवश्यकता एक पुनरीक्षण सदन के तौर पर हुई कि अगर लोकसभा से कोई बिल पास हुआ है कि पुनरीक्षण तौर पर कि उस पर दोबारा विचार किया जा सके, तो राज्यसभा का अस्तित्व आया। तो इसके बाद अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा का गठन हो गया था 17 अप्रैल 1952। इसी एक महीने में सब कुछ हुआ है। 3 अप्रैल 1952 द्विसदनात्मक विधानसभा की जरूरत महसूस हुई और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन कर दिया गया। जबकि इसी महीने की 17 तारीख को 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। वर्तमान में लोकसभा जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास लोकसभा की 357 सीटें हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हो सकती हैं, जिनमें से वर्तमान में 545 सीटें यानी कि 545 लोकसभा सदस्य हैं, जिनमें से 543 लोगों को जनता ने चुना है और 2 लोग मनोनीत किए गए हैं। तो 543 + 2 इसलिए लिखा गया है। तो 13 मई को दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का सत्र बुलाया गया। इसलिए 13 मई की डेट हमें याद रखना आवश्यक है। इससे हमें यह पता चलता है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का बंटवारा कैसे हो सकता है। मैंने आपको बताया जो मुख्य तौर पर कोई भी धन विधेयक हो वो लोकसभा में ही पारित होता है। अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में आपस में कोई बात पर नहीं बन पा रही है तो संयुक्त सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। हमारे देश में ऐसा 3 बार हो चुका है जब संयुक्त सत्र भी बुलाया गया है। राज्यसभा को एक तरीके से एक ऐसी असेंबली का दर्जा दिया गया जो थोड़ी सी रिस्पेक्टफुली ज्यादा हो, क्योंकि इसके अध्यक्ष को इसी कारण से अध्यक्ष राज्यसभा का वही होगा जो देश का उपराष्ट्रपति होगा। तो एक तरीके से इस सदन को उच्च सदन देने के लिए संविधान में भी कुछ प्रावधान ऐसे ही किए गए ताकि राज्यसभा राज्यों और केंद्रों के बीच कोई समन्वय कर पाए या राज्यों का पक्ष रख पाए। और राज्यसभा में अमूमन जो वर्तमान सरकार है या जो सरकार काम कर रही है या जो देश चला रही है उसके सदस्यों की संख्या अमूमन कम रहती है। जैसे राज्यसभा में अभी वर्तमान सरकार जो भाजपा और उनके सहयोगी दलों की सरकार है उनके 114 लोग हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर राज्यसभा में 245 सांसद हैं, जिनमें से 233 चुने हुए और 12 निर्वाचित किए गए। ये 12 लोगों को राष्ट्रपति जी निर्वाचित करते हैं। ये कला अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, जिसमें विज्ञान, कला, जिनमें इन्होंने महारत हासिल कर ली है, ये विशेषज्ञ लोग ही कहलाते हैं। और ये विशेषज्ञ लोग मंत्रिमंडल के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो राज्यसभा का चुना हुआ कोई भी सदस्य मंत्रिमंडल में भी काम कर सकता है। तो ये राज्यसभा की चर्चा थी। उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है।
राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, लोकसभा भंग की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा में जो चुने हुए सदस्य हैं वो 5 साल के लिए चुनकर आते हैं। अगर मान लीजिए किसी सरकार का बहुमत नहीं रहा तो लोकसभा भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, मेजर अंतर आपको बताता हूं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग हो सकती है। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को अनिवार्य तौर पर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास करना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी देश में कोई भी आपातकालीन उपबंध लागू करना है तो उसको भी राज्यसभा में पारित करना अति आवश्यक है। राज्यसभा में हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, हर दूसरे साल, जबकि इनका 6 साल का टेन्योर होता है और लोकसभा का 5 साल का। इनमें एक और खास बात यह है, लोकसभा और राज्यसभा में जो मैंने बताया मुख्य अंतर कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती या भंग नहीं होती और लोकसभा भंग होती है। इनमें एक मूलभूत अंतर है, बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि इनमें उम्र सीमा क्या है, कि एक सांसद जो लोकसभा का सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर आया है, उसकी मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए? उसकी उम्र मिनिमम 25 साल होना चाहिए, वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता है, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये 13 मई से जुड़े हुए कुछ आज के पहलू हम मैथ्स की क्लास भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।